अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आज की सुबह आप लोगों की तो यकीनन खुशगवार गुजर रही होगी, लेकिन मेरी और मेरी टीम की बिल्कुल भी खुशगवार नहीं गुजर रही। हम सब का जो है वो पेट में मसाइल हो गए हैं, गैस्ट्रो के मसाइल हो गए हैं। और कितने मज़े की बात है कि आज जिस टॉपिक पे बात करनी थी वो उससे ऐन मुताबिक मसला है। आज आपसे मैंने एक्चुअली बात करनी थी गर्मियों में एहतियाती तदाबीर, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, ऐसे मामले जो हम अगर करें तो हम गर्मियों में बीमार होने से बच सकते हैं। क्योंकि व्यूअर्स, इस मौसम में जो बीमारियां हैं ना, वो इतनी को कभी कभी सवेयर लग जाती है कि इंसान हॉस्पिटलाइज हो जाता है। जैसे हमारे वन ऑफ आर टीम मेंबर्स जैद फोटोग्राफर, परसों उनकी भी तबीयत ख़राब हुई, कल सारा दिन हॉस्पिटल में रहे, आज वापस काम पे आए हैं। इसी तरह कुछ और भी हमारी टीम के लोगों की तबीयत ख़राब है। मैं ख़ुद सारी रात नहीं सोई, मेरे इतने पेट में तकलीफ़ थी। तो व्यूअर्स, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात गर्मियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस स्पेसिफ़िक सीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ खाने पीने की ख़ास एहतियात करें। हम भी शदीद तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं एंड आई एम श्योर कि सिर्फ हम नहीं, बहुत से लोगों के साथ ऐसा मामला हो रहा है। आपको पता है, कुछ दिन पहले ही आप लोगों के साथ ये बात शेयर की थी कि प्लीज़ आजकल गैस्ट्रो के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। टाइफाइड की बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई शरह है। फिर उसके अलावा हेपेटाइटिस बी, ए, मतलब जिसको हम पीला यरकान भी कहते हैं, वो भी काफ़ी फैला हुआ है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 व्यूअर्स, सबसे पहले गर्मियों में खाने पीने की स्पेशल एहतियात करें। पानी जो कंज्यूम करें, किसी के घर भी पिएँ, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि वो कम अज़ कम उबला हुआ तो हो, और अगर फ़िल्टर्ड और उबला हुआ हो तो वो बेहतरीन है। प्योर फ़िल्टर्ड वाटर भी पानी जो है मैं व्यूअर्स आपको रेकमेंड नहीं करती पीना, क्योंकि सच्ची बात है आजकल जितने जरासीम पानी में होते हैं, फ़िल्टर्ड पानी को भी अगर आप एक उबाला दे के अच्छे से बॉयल करके इस्तेमाल कर लें तो वो एक मेरे ख़्याल से बहुत बेहतर और सेफ़र ऑप्शन है। स्पेशली बुज़ुर्ग और बच्चों के साथ तो ख़ास एहतियात करें। लेकिन ये वो सीज़न है जब बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, हर बंदे को एहतियात करनी चाहिए। पानी साफ़ इस्तेमाल करें और खाने पीने की एहतियात, वो खैर किचन में हम जब शेफ़ नूर के पास जाएंगे उनसे भी गाइडेंस लेंगे कि किचन में हमें गर्मियों में किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। बट बेसिक बात तो ये है कि खाना अगर एक टाइम का बनाया है, घर में आपका फ्रिज या फ्रीज़र का इंतज़ाम नहीं है, तो फिर एक वक्त का खाना इस्तेमाल करें, उसे खाएँ और उसे फिर पारिक कर दें या किसी को दे दें अगर बचा जाता है। क्योंकि जो खाना दोपहर को बनता है, अगर वो बाहर पड़ा रहे शाम तक तो वो ठीक नहीं रहता। उसमें एक तो बैक्टीरिया भी बन जाता है और गर्मी की शिद्दत की वजह से वो खाना ख़राब भी हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने ये कहना है कि खाने पीने की एहतियात करें। और पीने की जब बात करते हैं तो पानी की अपनी कंजम्पशन की मिक़दार जो है, जितना आप पीते हैं उससे ज़्यादा पानी आपको आजकल पीना है। तो अगर नॉर्मली आप 8 ग्लास पानी पीते हैं तो अब अपने आप को 12 ग्लास पानी तक ले जाने की कोशिश करें। व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी में क्या होता है, पसीना आता है। जब पसीना आता है इंसान को डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो हीट स्ट्रोक में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो लू लग जाना या हीट स्ट्रोक हो जाना ये बड़ी कॉमन चीज़ है आजकल, और अगर हो जाए तो फिर व्यूअर्स तबीयत सेट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए, क्योंकि अगर हीट स्ट्रोक हो जाए, सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए तो फिर बुखार भी हो जाता है और जिस्म टूटना शुरू हो जाता है, बड़ी ज़्यादा पेन होती है, नॉर्मल डे टू डे फंक्शन इंसान नहीं कर सकता। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। इसके साथ साथ गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए कपड़े ऐसे पहने जो ब्रीदेबल हों। लोग क्या करते हैं कि ऐसे मौसम में पॉलिएस्टर के या ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जब पॉलिएस्टर मिक्स होता है। होता ये है कि फिर उसमें से हवा नहीं गुजरती, जिसकी वजह से पसीना आता है, गर्मी आपकी बॉडी के अंदर और जनरेट होती है और तबीयत ख़राब होती है। पहले वक्तों में बच्चों और अक्सर जो मर्द हजरात होते थे वो मलमल के कुर्ते और मलमल की शलवार कमीज़ पहनते थे गर्मी में, ताकि कवर्ड भी हों बट एट द सेम टाइम हवा की मूवमेंट कपड़ों के थ्रू रहे ताकि गर्मी कम लगे। फिर उसके साथ साथ अगर टोपी का या अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें। जो लोग बाइक वगैरह चलाते हैं उनको तो ऑब्वियसली हेलमेट के बगैर बाइक नहीं चलानी, लेकिन जो लोग चल रहे होते हैं रोड पे तो उनको अपना सर ज़रूर कवर करना चाहिए। ख़वातीन दुपट्टा अपने सर पे कर लें, मर्द हजरात अम्ब्रेला या कैप का इस्तेमाल करें, ख़वातीन भी कैप का इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके अलावा इस मौसम में खाना क्या चाहिए? सैंडविचेस एक बेहतर ऑप्शन है। सालन रोटी जो है वो ज़रा सा मुश्किल हो जाता है हज़म करना भी, और गर्मी की वजह से इंसान तंग भी होता है। बड़ी दफ़ा बच्चे जो हैं वो खाना खाने से और चीज़ें खाने से इनकार कर देते हैं, तो सैंडविच, शवरमे, रैप्स ये बड़ा एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। फिर फ्रेश फ्रूट खाएं, फ्रूट सैलेड खाएं, जैसे कि तरबूज, खरबूजा,
आम भी अब सीज़न में आ गया है। अच्छा, बोतल में जहाँ पानी बहुत से लोग लेके घूमते हैं, अगर लस्सी या नींबू पानी बच्चों के स्कूल बैग्स में डाल दें। और बाय द वे, ये जो मैं आपको मेन्यू बता रही हूँ, इस किस्म की चीज़ें आप बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी जब तक स्कूल जारी है डाल सकते हैं। स्कूल में एक्चुअली व्यूअर्स इतनी गर्मी होती है, कहाँ पे रेफ्रिजरेटर और चीज़ें होती हैं, तो बच्चों के लंच बॉक्स में जो डालते हैं चीज़ सुबह, वो जब तक उनकी ब्रेक नहीं होती 3-4 घंटे तक, तब तक वो खाना उसी तरह पड़ा रहता है और फिर गर्मी की वजह से वो ख़राब हो जाता है। तो सालन, रोटी, पराठे, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। सैंडविचेस और ज़रा फ्रेश चीज़ों की तरफ जाने की कोशिश करें। सेब, केला डाल दिया बच्चों के लंच बॉक्स के अंदर ऊपर पूरा, ताकि सेब को वो उसी तरह पकड़ के खा लें। केले को छील के खा सकते हैं तो फिर भी ज़रा ठीक रहता है। सैंडविच साथ में दे दें, रैप दे दें, कुछ शवरमा टाइप चीज़ दे दें, लाइट चीज़ें दें जो ख़राब जल्दी नहीं होती। देन गर्मियों में बच्चे हर तरह की रंग बिरंगी ड्रिंक्स वगैरह चीज़ें, गोला वगैरह पी रहे होते हैं, तो ज़रूर बच्चों ने अगर पीनी है और खानी है चीज़ें, फालसे का शरबत हो गया, आम पानी या कोई भी रिफ़्रेशिंग चीज़ हो, तो ये आपके इम्यून सिस्टम को ज़रूर बूस्ट करती है। गन्ने का रस, जिसको रॉ हम कहते हैं, वो भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन साफ़ सुथरा। देखिए, एक अच्छी चीज़ जो साफ़ सुथरे अंदाज में नहीं बनी, वो आपको कई गुना ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी उस चीज़ से जो आपने मतलब घर पे बनाई है। सो प्लीज़ घर पे बनी हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर बाहर से भी लेते हैं तो ये गारंटी होनी चाहिए कि उधर की चीज़ें भी साफ़ सुथरी हैं। मैं तो ये हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि चले अगर आपने थोड़ी सी एहतियात की तरफ ही जाना है तो ग्लास अपना ले जाएं, अपना कोई कंटेनर डाल ले जाएं जूस निकालने के लिए। लेकिन ये याद रखिएगा व्यूअर्स, वो कहाँ मशीन सुबह इस्तेमाल होनी शुरू होती है और रात को कहीं जाके उसको साफ़ किया जाता है, उसमें पता नहीं क्या क्या जरासीम और मामलात होते हैं जो बाहर इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, तो ख्याल रखें। गर्मियों के मौसम में और भी कुछ ऐसे मामलात हैं जिनका ख्याल करना चाहिए, यानी कि दूसरों का, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले इस सीज़न में डेंगू, मलेरिया, क्योंकि मच्छर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आजकल फैले हुए हैं, और बल्कि डेंगू से रिलेटेड हम आपको आगाही भी देंगे और उससे रिलेटेड बात भी करेंगे। हमने आज अपना प्रोग्राम कुछ मुख्तलिफ रखा था, लेकिन जब हमें एहसास हुआ कि कितना ज़्यादा डेंगू फैल रहा है और डेंगू के केसेस कितने आम हो गए, तो ऑब्वियसली हम अपनी ये पर्सनल ज़िम्मेदारी समझते हैं कि इस टॉपिक पे आपसे ज़रूर बात करें। तो हम इससे रिलेटेड भी बात करेंगे कि डेंगू और जो मच्छर वगैरह हैं इतनी गर्मी में उनसे कैसे बचा जाए। वैसे तो जिस जगह पे हवा चल रही होती है व्यूअर्स, वहाँ पे मच्छर इतने ज़्यादा आके नहीं बैठते, तो अगर पंखा चल रहा हो या कोई हवा की आमदोरफ्त हो तो कुछ तो बेहतरी आ ही जाती है। लेकिन अपने आप को कवर्ड रखना, जो एक मच्छरदानियाँ होती हैं उनका अपने घर के अंदर सिस्टम बनाना, या कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पर आप स्प्रे करके जगह को बंद करके फिर उसके बाद जाके वहाँ पे बैठे। बच्चे जब घर से निकलते हैं तो उनको उनकी ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए। गर्मियों में बच्चों का दिल चाहता है कि वो कम से कम कपड़े पहने, लेकिन कम से कम कपड़ों का मतलब है कि एक्सपोजर आपका ज़्यादा है। अगर आपका जिस्म इस तरह खुला होगा तो फिर मच्छर भी काटेंगे। तो मुझे पता है एक तरफ जी चाह रहा है कि कम से कम कपड़े पहने, दूसरी तरफ जो है जितना ज़्यादा अपने आप को कवर करेंगे उतना ही ज़्यादा मच्छर से और इन चीज़ों से आप बचेंगे। और मक्खियाँ भी क्योंकि इस सीज़न में बहुत ज़्यादा हैं, तो वो खाने को ख़राब करने में, चीज़ों को कंटेमिनेट करने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। फिर एक अहम बात यह है कि जब हम अपना ख्याल रख रहे हैं और अपनी चीज़ों को मैनेज करें, वहाँ पे अगर गाड़ी में है, बाइक में है, मतलब आप जब रुकते हैं, कभी आपको ट्रैफिक पुलिस वगैरह रोकती है या कहीं आपको आर्मी के नाके पे रोका जाता है, तो पानी की बोतल ज़रूर ऑफ़र करें। कोई अगर आपके पास ऐसी चीज़ है, अगर कोई रिक्शा ड्राइवर मतलब इस तरह के अगर आप साहिब हैसियत हैं, तो पानी का एटलीस्ट सिस्टम जो है वो ऐसा अपने पास बना लें। मैं अक्सर अपने पास छोटी पानी की मिनरल वाटर की बॉटल्स रखती हूँ कि अगर कोई मुझे ऐसा इंसान लगे जो लग रहा है कि उनको गर्मी बहुत लग रही है या उनको पानी की तलब है, तो रुक के बंदा उनको पानी दे दे, या किसी ट्रैफिक लाइट पे कोई ऐसा मामला हो तो आप किसी को इस तरह पानी ऑफ़र कर देते हैं। इसके अलावा घर के बाहर अगर आप छाँव वाले दरख्त लगा दें और पानी की कोई सबील का सिस्टम बना लें, जैसे मैंने घर के बाहर एक कूलर लगाया हुआ है, उस पर डबल फ़िल्टर लगाया हुआ है। अक्सर मोहल्ले के लोग भी आके पानी उससे भर के जाते हैं, लोगों के ड्राइवर्स वगैरह भी पानी भर के ले जाते हैं, क्योंकि अंदर से शायद जहाँ पे वो लोग काम करते हैं वहाँ से उनको साफ़ पानी पीने की परमिशन नहीं होती, तो हमारे घर के बाहर से तो अक्सर लोग लेते हैं पानी। और अक्सर लोग छाँव वाली जगह पे, जैसे जो राइडर्स होते हैं कंपनीज़ के और फूड डिलीवरी वगैरह के, वो अक्सर मेरे घर के बाहर बैठे हुए होते हैं और लोग पूछते भी हैं कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो यूजुअली इसलिए बैठे होते हैं क्योंकि छाँव वाली जगह है और फिर वहाँ पे हमने कूलर लगाया हुआ है, और वो कूलर क्योंकि ऑन होता है तो पानी उसमें से ठंडा निकलता है। तो व्यूअर्स, इस किस्म का सिस्टम, कूलर नहीं आप अफोर्ड करते तो कोई आपने पानी की सबील या कोई ऐसा रेगुलर जो डिस्पेंसर टाइप कूलर होता है उस तरह का बाहर आपने रख दिया, किसी ने पानी पीना है तो वो आके वहाँ से पानी
पी ले। तो इस किस्म के कुछ मामलात हम लोगों के लिए आसानी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। अब किचन की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे शेफ़ नूर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा शेफ़ नूर, हम बात करें गर्मियों में एहतियात। लोग ना सर्दियों की एहतियात पे पूरा फोकस रखते हैं, ये नहीं रियलाइज़ करते कि गर्मियों में हाँ ठंड नहीं लगती लेकिन गर्मी तो लग जाती है। गर्मियों में ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। गर्मियों में एक्चुअली ज़्यादा बीमारियां आती हैं, सर्दियों में तो जुकाम खांसी नज़ले वाले प्रॉब्लम्स आते हैं ना जी। गर्मियों में तो और भी बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं। जी, गर्मियों में ये है कि गर्मियों में ज़ाहिर है मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। आप मतलब खाने का बहुत एहतियात करें, जैसे कि खाने के आपके बर्तन हैं उसमें एक जाली का कपड़ा दे दें ताकि आपके बर्तन में ना मक्खियाँ बैठें ना मच्छर बैठें। और बहुत ज़्यादा मच्छर और मक्खियाँ जो है इस वक्त हुई हैं। और बाकी जो है पानी जो है वो बॉयल करके पिएँ। अगर आप नींबू डाल दें और वो पानी आप पीते रहें या एक कावा बना के ठंडा करके उसको भी पीते रहें तो आपकी बीमारियां, बहुत सी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। जैसे कि कावे में एक छोटी इलायची डालें, दालचीनी डालें, पुदीने के कुछ पत्ते डालें और कावा डालें। हाँ जी, सौंफ थोड़ी सी डाल के और आप जो है ये बना के रख लें, चाहे उसको ठंडा कंज्यूम करें या आप गर्म। भाई जो बचपन में बच्चों को ग्राइप वाटर देते थे वो यही तो होता था, सौंफ का पानी। जी, सौंफ का पानी, वो सौंफ का पानी होता था। थोड़ा सा आप उसमें अगर पुदीना और हरी सौंफ, हरी इलायची डाल देते हैं, एक पीस दालचीनी का डाल देते हैं तो वो मजीद हाजमे को बेहतर कर देता है। और ये आजमूदा टोटके हैं। और पुदीने की चटनी अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि उससे वो हाजमा भी होता है और उसमें ज़ाहिर है थोड़ा नारदाना, सिरका वगैरह, हरी मिर्च होती है तो आपका जो है ना उससे भी आप बचे रहते हैं। और हम खाने की स्टोरेज पे भी अभी बात करेंगे। ऐसा करते हैं शेफ नूर, ब्रेक की तरफ चलते हैं क्योंकि किचन में तो आपके पास मैंने आना ही है। जी जी। तो व्यूअर्स, किचन में भी हम ऐसी रेसिपीज शेयर करें जो ईजी टू डाइजेस्ट हैं और आजकल के सीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से ईजियर टू कंज्यूम है। जैसे कि हम वेजिटेबल वीक जो है अपने किचन में आपको डिफरेंट सब्जियां और डिफरेंट चीज़ों से खाने की रेसिपीज़ बनानी सिखा रहे हैं। तो हम ब्रेक के बाद रेसिपी भी जानेंगे और खाने को किस तरीके से स्टोर किया जा सकता है और किस तरह से हम अपनी चीज़ों को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं ख़राब किए बग़ैर। तो ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं शेफ़ नूर के पास किचन में और हम अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं क्योंकि आज हम किचन में कुछ मज़े का बना रहे हैं, कुछ ऐसा जो अगर आप लंच में ये दोनों चीज़ें बना लें साथ में रोटी तो आप बड़े आराम से अपना लंच कर सकते हैं। बिल्कुल राइट। तो आज का हमारा मेन्यू क्या है? आज हम बना रहे हैं जी, इसमें प्याज डाल दूँ? हाँ जी, ये थोड़ा सा ज़ीरा पहले भूनना है और हल्का सा क्रैकर करके प्याज डाल दें। बिल्कुल ठीक है। आज हम बना क्या रहे हैं? आज सब्जी में हम बना रहे हैं जी तोरी। एक होती है भिंडी, एक होती है तोरी, घिया तोरी। ठीक है, हाँ जी। और साथ हम बना रहे हैं दही फुल्कियाँ। अच्छा ठीक है। तो हम दही फुल्कियाँ बना रहे हैं और वो, और आपकी दही फुल्कियाँ तो वैसे ही फेमस हैं। बाय द वे व्यूअर्स, अगर रायतों की बात करें तो दही फुल्की भी एक बड़े मज़े का रायता बन जाती है जी। इसमें प्याज टमाटर डलेंगे, हरी मिर्चें, धनिया पुदीना, गार्निशिंग और चटनी पुदीने की और थोड़ी क्या कहते हैं मीठी चटनी इमली की, तो वो बहुत अच्छा आपका ये एक बाउल बन सकता है। और साथ आप एक सब्ज़ी हो आपकी और साथ रोटी हो। लोगों ने तो घरों में तंदूर लगाए हुए हैं, वो दोपहर के टाइम रोटी, वो उसकी तंदूर की रोटी लगाते हैं और हमारे नेबर्स में है वो उन्होंने लगाया हुआ है। कभी कभी मैं भी उनसे कहती हूँ मेरी एक रोटी लगा दे। तो बड़ा अच्छा, मतलब रोटी तंदूर की ताज़ी ताज़ी जो घर में लगती है बहुत मज़े की लगती है। और बाय द वे अब तो आपको वो वाले तंदूर भी मिल जाते हैं, वो जो पोर्टेबल वाले होते हैं, पोर्टेबल वाले होते हैं, तो आराम से आप उसके अंदर अपने घरों में एक दफ़ा बंदा ले ले तो अच्छी खासी एक मैं इंग्रेडिएंट्स बोल दूँ? बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए कि ये सारे प्याज हमने ब्राउन करने थे? हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, सौते करने हैं इसको। सौते, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। और उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। रेसिपी की तरफ आ जाते हैं जी। तोरी के लिए हमें चाहिए जी तोरी 1.5 किलो, प्याज 4 अदद, टमाटर 5 अदद, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, हरा धनिया आधा कप, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, अचार मसाला 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, अदरक की पेस्ट 1 चाय का चम्मच, लहसुन की पेस्ट 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। ये हमारी तोरी की रेसिपी होगी। और दही फुल्कियों के लिए दही 1 किलो, बेसन 1 कप, नमक हस्बे जायका, चाट मसाला हस्बे जायका, टमाटर 2 अदद, प्याज 2 अदद,
हरी मिर्च 2 से 3 अदद, पुदीना 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया 1 खाने का चम्मच, हरी चटनी हस्बे जायका, इमली की चटनी हस्बे जायका। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं जी। और प्याज को हमने इतना ब्राउन नहीं करना, पहले हमने प्याज को ऑयल डाला, ज़ीरे को क्रैकर किया, उसमें अपने अपना प्याज डाल दिया। प्याज को बस सिर्फ ट्रांसपेरेंट होगा, हल्का सा कलर आएगा तो हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। बिल्कुल लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के सौते करेंगे। जब सौते हो जाएगी तो हम सारे मसाले डाल के 1 मिनट के लिए उसको भूनेंगे और उसके बाद हम टमाटर और हरी मिर्च की जो है वो पेस्ट डाल देंगे। ठीक है जी, ये टमाटर में हमने हरी मिर्च भी इसमें डाल के हमने ग्राइंड किया हुआ है। ठीक है जी, बिल्कुल सही। मसाला भुन जाएगा और यहाँ पे हम अपनी दही फुल्कियाँ जी के लिए फुल्कियाँ फ्राई करेंगे। जी। वैसे तो व्यूअर्स अगर होममेड ही आप रखें तो बेहतरीन होता है फुल्कियाँ, बट खैर बनी बनाई भी मिल जाती है मार्केट में। लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि ये आप एडवांस में बना के रख सकते हैं। हाँ जी, ये आप फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन बनी बनाई अगर बाजार से लेंगे वो बहुत पुरानी, पता नहीं कौन से ऑयल में आप और अजीब सा उसका टेस्ट आता है, अजीब जब का आप टेस्ट उसको आता है जी। तो उससे बेहतर है कि आप जो है वो घर में बना लें, घर पे जी। फ्रेश बना। फिर हमारा मसाला भुन गया, हमने तोरी डाल दी। तोरी डाल के हमने भूनना, इसमें पानी नहीं डालना, इसमें से खुद इतना पानी निकलता है कि आप दम पे डाल दें इसको और वह खुद ब खुद तोरी भी गल जाएगी और पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आप हरी मिर्च और डालना चाहते हैं हरी मिर्च डाल दें और सब्ज़ धनिया डाल के इसको आप सर्व कर दें। सही। और फुल्कियों के लिए बेसन को मैंने जो है वो इसको मैंने पानी के आप साथ डालना खोल लिया शुरू कर दें। जी। थोड़ा सा पानी मुझे ये चाहिए होगा, थोड़ा सा। हल्का सा। ये लीजिए जी, बेसन में हमने 1 चुटकी मीठा सोडा और इसमें ज़ीरा डाला है हमने साबुत, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के हमने इसको रख दिया थोड़ी देर के लिए ना। और इसको अच्छी तरह फेंट लें ताकि आपका जो है ये फ्लफ़ी बने फुल्कियाँ। और इसको डालते जाएं, निकालते जाएं और पानी में डालते जाएं इसको। उस दिन ना मुझे कोई कह रहा था कि हाय सुबह सुबह जुगन तुम बैठ के शो के ऊपर प्याज ब्राउन कर रही होती हो और ये चीज़ें कर रही होती हो और वो चीज़ें कर रही होती हो तो तुम्हें उलझन नहीं होती। तो मैंने आगे से कहा कि मेरी बात सुने, हर औरत या यूजुअली लोग जब घर से सारे निकल जाते हैं काम शाम पे, स्कूल पे बच्चे चले जाते हैं, तो सुबह सुबह खाना ही बन रहा खाना ही बन रहा होता है सब तो लोग। तब भी प्याज की कुछ पोएं आ रही होती है। तो जस्ट बिकॉज बंदा टीवी के ऊपर कर रहा है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये कोई अजीब या मायूब चीज़ हाँ है, जी, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है। बिल्कुल। तो व्यूअर्स इन चीज़ों को, वो जो हम कहते हैं ना कि लोग सोचते हैं कि मुझे क्यों नहीं बॉदर करता, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब जब तक मॉर्निंग शो नहीं कर रही थी और चीज़ें नहीं कर रही थी तो तब सिस्टम्स यही होते थे। यही होते थे। अच्छा, तो ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम फुल्कियाँ डाल रहे हैं इसमें ठीक है। और उसके बाद हम ये ब्राउन होती जाएंगी, हम इसको निकाल के पानी में डालते जाएंगे। सही। यहाँ पे हम अनियंस को ब्राउन कर रहे हैं। आपको पता है मेनली तो अनियंस को ब्राउन करना और मसाला बनाना ही प्रोसेस होती है, वरना कौन सा कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कुछ भी, राइट? बिल्कुल। और बात ये है कि आप दही बड़ा स्टाइल भी बना सकते हैं, फुल्की स्टाइल भी बना सकते हैं। जैसे हम ऑलमोस्ट बड़ा स्टाइल बना रहे हैं ये, राइट? बट आप इसको फुल्कियों के अंदाज में भी बना सकते हैं। जिस तरह कड़ी में पकौड़े मज़े के लगते हैं, उसी तरह रायते में भी बड़े मज़े के लगते हैं। तो अगर हम फुल्कियों को भी एक चीज़ बना लें, मैं तो आई रिमेंबर जब मैं डाइटिंग करती थी, आई वाज वाचिंग माय वेट, तो उस वक्त मैं एक चीज़ ज़रूर करती थी कि मैं थोड़े से ना कभी एक दिन लंच में चना चाट खा ली। अब चना चाट को अगर खाया तो चना चाट को हमने खाया इस तरह से कि मतलब उसमें से आलू निकाल दिए, पापड़ी निकाल दी, हाय हाय अल्लाह है। अच्छा जी। सो ये हम अपनी साथ साथ चीज़ें जो हैं वो रेडी कर रहे हैं, अपनी फुल्कियाँ। जी, फुल्कियाँ। अच्छा, मगर ये तो वो लग रहे हैं बड़े। बस ये छोटे अगर चम्मच से डालेंगे तो ये फुल्कियाँ हो जाएंगी। ये देखिए जैसे लाइक वो मैंने छोटे से डाला है तो ये हमारी फुल्की हो जाएगी। ये छोटी छोटी सी अगर हम आप फुल्कियाँ बनाना चाहें तो वो हम बना सकते हैं उस तरह उसको बना। वैसे अगर जैसे ये है ना, एक छानना होता है सुराख वाला, अगर आप उस छानने के ऊपर रख के और उसके ऊपर बेसन डाल दें और आप हाथ से ऊपर से ना, आप हाथ से या किसी कोई चम्मच से आप करते जाएंगे, वो नीचे से ड्रॉप होके ना ऑयल में गिरती जाएंगी। ये देखें, आपको वैसे एक एग्जांपल दिखा देती हूँ कि अगर आप इसको ऐसे करके इसके ऊपर डालते हैं और आप इसको ऐसे करके करेंगे तो आपकी फुल्कियों स्टाइल जो है वो तैयार हो जाएगी। तैयार हो जाएगी उनको है ये। अब आप पकड़ लें मैडम। हाँ जी। अब ये छोटी छोटी जैसे हमारी यहाँ पे फुल्कियाँ भी तैयार हो रही हैं। अगर आपने स्मॉल उनको उस अंदाज में करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, बड़ी करनी है तो आप बड़ी भी कर सकते हैं। हाँ जी। और इसके अंदर क्योंकि कोई वेजिटेबल्स नहीं है तो इसकी जितनी देर में बेसन को कोना है उतनी देर में, ये देखें ना,
स्मॉलर फुल्कीज आपकी हाँ हैं, जी। सो आप वो इनको, इससे थोड़ा सा बड़ा होल होते हैं उसके। हाँ बट मैं जी, वैसे है ना? कह रही हूँ कि मतलब नहीं, एक आपने आइडिया उसको एक आइडिया दे दिया, एक बिल्कुल। आइडिया देने के हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपने, और बाय द वे अगर आप इतने साइज की फुल्कियों के साथ बड़े भी बना लेती हैं तो इट्स मोर देन हाँ इनफ, जी। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बात सिर्फ ये कि व्यूअर्स चीज़ों को फिगर आउट करने की बात होती है और अपने घर के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनके थ्रू। हाँ जी। नॉर्मली हम इनको, ये जो छोटे छोटे होते हैं इनको हम नहीं डालते इन कड़ी, लेकिन हाँ जी। फुल्कियों में ये बड़ी वर्केबल चीज़ होती बिल्कुल। है। और जैसे कि मैंने कहा मेन टाइम तो लगता है प्याज को ब्राउन करना, जी, 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 जी। मसाले तैयार करना, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपके अनियंस ऑलमोस्ट डन है, उस वक्त आप अदरक लहसुन डालें, अपनी हाँ ये जी, पेस्ट डालें। बिल्कुल। अच्छा, घर के अंदर गर्मियों में स्टोरेज के बारे में मुझे बताएं, चीज़ों को कैसे स्टोर करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमने तो बाहर से कुछ खाया ही नहीं, लेकिन फिर भी बीमार पड़े हुए होते हैं क्योंकि घर में जो है हम लोग खाना बनाया, उसको ढक दिया, और बस आपके छोड़ पास दिया अगर फ्रिज लेट सपोज नहीं है, आप पानी लें, पानी के बीच में अपना खाना रखें, देचकी रखते हैं वही वाली, और ऊपर एक वो जाली की वो छानी सी मिलती है, उसके ऊपर वो कवर कर दें, ढक्कन ना दें, और मतलब उसकी लिड उतार दें और वो दें और पंखे के नीचे रखें, आपका सालन कभी ख़राब नहीं होगा। पहले ज़माने में ऐसे ही होता था ना कि फ्रिज नहीं है तो अगर गर्मी है तो इसी तरह करते थे वो। और बाकी ये है कि खाना जो फ़ौरन बनाएं, अगर आपने नहीं भी खाना, ठंडा करके उसको फ्रिज में डाल के, बाउल में डाल के कवर करके उसको फ्रिज में रख दें। और जब भी आपके पास खाना आप बाउल में डाल रहे हैं, या तो क्लिंग फॉइल उसके ऊपर लगाएं, अगर नहीं है तो आप उसके ऊपर लिड दे के ठंडा करके फिर फ्रिज में रखें। कभी भी खाना ख़राब नहीं होगा, ना कभी आप बीमार होंगे। ये निकाल दूँ? जी, निकाल दें। अच्छा, अब ये नेक्स्ट ना मैं फुल्की स्टाइल ही बनाना चाह रही हूँ, तो अब मैं अच्छा, उसको अच्छा। पकड़ूंगी अपनी छनने को, हाँ, और ठीक मैं है। उसमें से फुल्कियाँ बनाना चाहती हूँ। तो मैं भी थोड़ी अपनी एक्सपेरिमेंट्स करती हाँ हूँ ना, जी, आपको बिल्कुल, पता है। क्यों नहीं। मेरे 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 अब मेरे भी बहुत से शौक हैं, आपको पता है इस बात हाँ का। जी, जी, खानों में काफ़ी शौक है आपके। ये देखिए ना कि इस तरह करके अगर आप इसको डालते हैं, हाँ जी। तो आपके इंडिविजुअल जो हैं वो फुल्कियाँ बन जाती हैं। बिल्कुल। सो फुल्कियाँ बनाने का वेरियस तरीके हैं, आपके ऊपर है कि आपको आपके लिए क्या वर्क करता है, क्या नहीं करता। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोट की है कि लोग ना फल काट के ना बहुत ज़्यादा देर अपने घरों के अंदर जो है ना उसको वो रख लेते हैं। नहीं। अच्छा, प्लीज़ फल भी मौके पे हाँ काटें। जी, उसी वक्त काटें आप, ठंडा करें उसको, उसी वक्त काटें और उसी वक्त खा लें आप। बिल्कुल। तरबूज का बहुत ख्याल रखें। तरबूज अगर आप खाते हैं तो पानी पहले पी लें। तरबूज के खाने के 1 घंटे बाद आपने पानी पीना, उससे पहले नहीं पीना। आपके पेट में जो दर्द है, इसी तरह आप पानी पी लेते हैं, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, ये आपने नहीं करना। आप तरबूज को बड़े एहतियात से खाना, और काला नमक ऊपर ज़रूर डाल के खाएं, ताकि वो हाजमा भी हो जाए और आपकी तबीयत भी ख़राब ना हो। और ये देखिए मैं बड़े नीट तरीके हाँ से जी। अपनी फुल्कियाँ जो हैं, हाँ जी, मुझे बताएं अब ये इससे ज़्यादा आसान तरीका क्या है फुल्की बनाने नहीं, का? बिल्कुल बहुत आसान तरीका है ये वाला। और ये नन्ही नन्ही आपकी फुल्कियाँ हाँ बन जी। जाएगी, वो जिस तरह एक तरफ वो आपका फ्लेवर आ रहा होगा। जी, बस ये चीज़ें ज़बरदस्त। करनी है कि आपने बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं फुल्कियाँ हाँ जी। डाली। अब ये देखें ना, ये आपकी फुल्कियाँ अंदर बन रही हैं, आपने इनको एक दफ़ा होने दिया, ये हाँ एक जी। दफ़ा फ्राई हो जाए प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल। तो हम इनको थोड़ा सा पानी में सेपरेट डालेंगे, भी हाँ कर जी। देंगे। और ये देखें ना, थोड़ा थोड़ा उसको मार के हम सेपरेट भी कर रहे हैं, वो अंदर से जब अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा तो आपकी फुल्कियाँ तैयार हैं। बिल्कुल। देखिए ना, मतलब ऑप्शंस आर अनलिमिटेड, हमारे पे डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को किस तरीके से हाँ जी, डाल दें। लेके जाना चाहते हैं। अब ये देखिए, हाँ। हमारी अदरक लहसुन की भी पेस्ट आ गई, क्योंकि हमारे अनियंस का, प्याज का जो है वो कलर चेंज हो गया। हो रहा था, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से अदरक लहसुन को भी भूनने दें। हाँ जी। और मैं तो कहूँगी कि इस स्टेज पे हम मसाले भी डाल के ताकि भून साथ लें, दोनों भुन और जाएं। टमाटर को फिर बाद में हम साथ डाल में, हाँ देंगे। जी, दोनों चीज़ें भुन जाएंगी साथ में। तो मसाला जात की तरफ हम जाएंगे, 2 मिनट ज़रा वो अदरक लहसुन जो हाँ है ना जी। वो अच्छे से हो जाए। सो ये देखिए ना व्यूअर्स, एवरीथिंग इज़ डूएबल। लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास जी इक्विपमेंट नहीं थी, फलां चीज़ें, देखें ये आपकी ये व्यूअर्स घर के चम्मच से ही हमारा हो गया। घर के चम्मच से ही आपकी फुल्कियाँ तैयार हो गई। अब इनको क्रिस्पी इनफ करना है कि वो अपनी शेप को होल्ड कर लें, एंड यू आर डन। बिल्कुल। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि व्यूअर्स, ज़िंदगी को मुश्किल करने की ज़रूरत नहीं है। घर से ही आपकी चीज़ें निकल आती हैं, किचन में ही आपकी चीज़ें होती हैं जिससे आप सब कुछ कर सकते जैसे कि आपने कहा ना कि बड़ा चम्मच है, आप कोई कहे कि यार अब बड़ा चम्मच कहाँ से हम ढूंढे, क्या करें? हैं। हाँ, वो मिल गया था इधर ही, हमारे किचन से ही मिल हमारे गया पास था। ही मिल गया, हाँ आपके जी। पास भी घर में व्यूअर्स हाँ जी। यकीनन ये चीज़ें पूरी मुकम्मल होंगी। बिल्कुल। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे बता दें, मैं जल्दी मसाले से डाल मसाले डाल देती जी। हूँ। हाँ, क्या क्या? आप मिर्चें डाल दें 2 चम्मच। ये वाली? लेवल, हाँ जी, लेवल करके। ठीक है। ये मिर्च ज़रा तेज़ है। नमक डाल दें, अच्छा, हल्दी और सूखा धनिया। नमक जी, कितना? 2 चम्मच डाल दें।
ठीक है जी, वो हम एंड में भी चेक कर जी, लेंगे end में नमक भी check थोड़ा कर सा। और आपने क्या कहा, हल्दी? हल्दी, जी हल्दी, ये टोटल हमने इसमें ये हल्दी डाल दी, ठीक है। और सूखा धनिया, हाय चम्मच भी चला गया अंदर। कोई बात नहीं, अब उधर अच्छा जी, रख देंगे। वहाँ रख देंगे। सूखा सूखा धनिया, धनिया हाँ कौन जी। सा है ये? मेरा ख्याल यही है, गरम मसाला थोड़ी ये काली मिर्च है, धनिया है ये। धनिया है। हाँ, 1 चम्मच। जी, और नहीं एक और डाल दें। एक और डाल हाँ दो। जी। ओहो। और अब आपको पता है हस्बे मामूल थोड़ी सी काली मिर्च मैं डाल रही हूँ जी। फॉर हल्दी की। और ये अचार मसाला मेरे लिए ले आइएगा। और आज मैंने आपको जी, आते ही जी, कहा है जी, कि अब घर next में आपको में दूंगी। सारा मुक गया हमारा अचार लगता है मसाला। उन्होंने सब में वही डाला होगा। हर चीज में ही डालना शुरू हो गए मेरे घर वाले भी ना, मैं क्या इनको बोलूं, हर चीज में अचार मसाला आप डाल देते हैं। बट एक बात ये है ना कि घर पे बनी हुई चीज आपके पास जब होती है तो आप उसको जैसे मर्जी यूटिलाइज करें। अच्छा, अब इसका मुझे बताइए, इसमें डाल दूं मैं टमाटर? ये हाँ जी, टमाटर डाल है। दें, डाल दें। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा मसाले को भून लिया, इस स्टेज पे हम टमाटर डाल देंगे। जी। और फिर हम सब्जी कब डालेंगे इसमें? सब्जी बस टमाटर थोड़ा सा भुनेंगे और फिर हम सब्जी डाल देंगे। बिल्कुल सही। तो ये देखिए जी, हमारा टमाटर का जो हम मसाला तब से पकाने की कोशिश हाँ करते जी। वो, और ये हमने डाल दिया टमाटर। अब इसमें लास्ट स्टेज ये है कि हम सब्जी डालेंगे। सब्जी डालेंगे। एंड बाय डन। सो यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गर्मियों की। जब एहतियात की बात कर रहे हैं तो आजकल डेंगू से रिलेटेड हमें गाइडेंस भी चाहिए। कौन सी एहतियाती तदाबीर गवर्नमेंट लेवल पे की जा रही हैं और कौन सी चीज़ें हमारा करना फ़र्ज़ बनता है है। एज सिटीजन और सिविलियंस, ये ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। गर्मियों में कौन सी हिफाजती तदाबीर हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, इसका हल्का सा तो हमने टीज़र आपको दिया कि भाई खाने को किस तरीके से स्टोर करना है और नहीं स्टोर करना अगर फ्रिज वगैरह का सिस्टम नहीं है। गैस्ट्रो के हज़ार मसाइल हो जाते हैं। इस वक्त हम डेंगू की बात करने जा रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स जहाँ डेंगू बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ हुआ है वहाँ पर टाइफॉइड भी बहुत आम हुआ हुआ है। 2 हफ्ते पहले हमने टाइफॉइड की बात की और टाइफॉइड के केस कम नहीं हुए, बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एहतियात नहीं करते। फिर अगर आप पीले यरकान की बात करें, जॉन्डिस की बात करें, तो हमारे खाने पीने और गलत चीज़ों की वजह से ही होता है। हेपेटाइटिस कुछ तो खून की ट्रांसफ़र की वजह से और ब्लॉडली फ्लूइड्स की वजह से होता है, लेकिन ए एंड डी तो वैसे भी आपको पता है खाने पीने में आप ना एहतियात करें तो मसले पड़ जाते हैं। सो प्लीज़ व्यूअर्स, ख़ास एहतियात करें हर एरिया में। आज हमें गाइड करने के लिए डायरेक्टर जनरल हेल्थ पंजाब हमारे साथ हैं। बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं। दिन रात इन्होंने एक किया हुआ है कि पंजाब एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान के बच्चे, बच्चियों, बुज़ुर्गों सबकी सेहत को बेहतर करें। और डॉक्टर साहब की सबसे अमेजिंग बात यह है कि डॉक्टर साहब सिर्फ बच्चों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, उनका फोकस पूरा पंजाब है, चाहे वो 90 साल के कोई बुज़ुर्ग हैं और चाहे वो एक नौज़ायदा बच्चा है। डॉक्टर खालिद महमूद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप ना सिर्फ अपने बच्चों का बल्कि पंजाब के सारे बच्चों का, यानी कि मेरे बच्चों का भी बहुत ख्याल कर रहे हैं और बड़े नए नए इनोवेशंस भी आप लेके आ रहे हैं हेल्थ के फील्ड में। लेकिन आज आपसे गाइडेंस चाहेंगे कि ये डेंगू चीज़ क्या है और डेंगू और मलेरिया आजकल के मौसम में क्यों फैल रहा है? ये तो हमने तो सुना था कि सर्दियों में या बारिश में होता है सिर्फ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेंगू जो आपने बहुत अहम इशू की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई है कि डेंगू में हमें मेनली जो वायरल एक बीमारी है और इस वायरस बीमारी के साथ साथ जैसे ही गर्मियों का सीज़न शुरू होता है, जैसे फरवरी से लेकर सितंबर अक्टूबर तक, ये जो इनका जो मच्छर है एडीज़ इजिप्टाई, वो इसमें ज़्यादा ग्रो करता है कि जैसे इसको क्या कहते हैं एनवायरनमेंट जो है वो सूटेबल मिलता है और इसमें ज़्यादा ग्रो करता है। क्योंकि सर्दियों के मौसम में जब हमारे घरों के अंदर पर्दे हैं या बेड्स हैं, जैसे शीटें, इनके नीचे घुस के बैठ जाता है और अपने आप की अफजाइश करता है। लेकिन जैसे ही हमारा रेनी सीज़न आता है, जब मौसम थोड़ा सा गर्म आता है, जब इसका फेवरेबल मौसम है, तो इसमें जो डेंगू ग्रो करता है। ये एक वायरल बीमारी है और ये एक सेहतमंद इंसान को काटेगा, इसके अंदर वायरस होगा तो वो भी इनसे इन्फेक्ट हो जाएगा। और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको कोई भी मच्छर काटेगा तो वो सब किसी को भी काट के उसको फैला सकता है। यानी कि अगर एक बंदे को घर में डेंगू हो जाता है और आप लोग एहतियात नहीं करते तो सारे घर को डेंगू हो सकता है। और एहतियात क्या है कि आपने ख्याल करना है कि मच्छर वगैरह,
भाई मच्छर मक्खियाँ दोनों एक ही टेम्परेचर में आपको घूमती नज़र आती है, तो बेसिकली आपने कोशिश करनी है सफाई सुथराई के साथ अपने एरियाज़ को नीट रखना। सर, आप लोग ऑन अ गवर्नमेंट स्केल एक बेसिकली लोगों को अवेयरनेस भी देना चाह रहे हैं, राइट? जी जी। क्योंकि डेंगू के बहुत से केसेस एकदम से, तो इस वक्त पाकिस्तान में पंजाब में क्या हालात हैं डेंगू के? पंजाब के अंदर हमने जो डेंगू के हिसाब से पंजाब को 3 टीयर्स में डिवाइड किया हुआ है। उसमें कुछ हमारे हॉट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे रावलपिंडी है, लाहौर है, मुल्तान है। तो इसमें जो ये हमारे टीयर 1 के डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके अलावा शेखुपुरा है, फैसलाबाद है और गुजरांवाला है, ये हमारे टीयर 2 के डिस्ट्रिक्ट और बाकी टीयर 3 के हैं। इनमें जो टीयर 1 के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये सारा साल ही ऑन रहती हैं। और सर वो क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? उसमें 3 मेजर एक्टिविटीज़ हैं। एक तो ये है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर हमारी टीम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स हैं, जो घर घर जाकर सर्वे करती हैं और वहाँ पे जाके डेंगू की जितनी भी जिससे मच्छर पल सकता है, जैसे गमले हैं, टायर्स हैं, हमारी एयर कूलर की जो ट्रेज़ हैं, या कहीं भी पानी को इकट्ठा होने की जगह है उसको देखती हैं, उनको पानी को तलब करती हैं और घर वालों को ये कहती हैं कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग और शाम को बाहर ना निकालें बच्चों को, और अपने बाजू जो है कवर रखें, पाँव को कवर रखें। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, सिर्फ मैं एक माँ होने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात जानना चाहूँगी। सुबह के वक्त और शाम के वक्त ही तो मौसम ठीक होता है, जिस वक्त बच्चे बाहर निकल सकते हैं। देखिए जैसे अभी मैंने प्रोग्राम में कहा कुछ देर पहले कि 12 और 4 के दरमियान धूप में मत बच्चों को, घर वालों को निकाले, क्योंकि होता ही है कि हीट स्ट्रोक हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो अगर हम अब क्या करें? नहीं, इसमें बाहर निकलने से मना नहीं है। उसमें यह है कि अगर आपके घर से बाहर निकल रहे हैं वो तो एनवायरनमेंट में आप बाहर निकल जाएंगे, लेकिन घर के अंदर आप पानी जमा ना होने तो फिर तो मच्छर नहीं पाएगा ना। पानी जो हमारा डेंगू का मच्छर है जिस साफ़ और स्टेगनेंट वाटर पे जो खड़ा पानी है उस पर पलता है। और दूसरा, बच्चों को कोशिश करें कि आप उनके बाजू जो है उनको पूरी कमीज़ जो है उनकी पूरी होनी चाहिए, टांगें नीचे तक कवर होनी चाहिए, ताकि मच्छर जो उन्हें लड़ने की जगह ना मिले कहाँ पे हमने काटना है। बिल्कुल। और उसके अलावा जो बेसिक अपने आप को सेफ़ रखने के लिए जैसे कि मच्छर के रिपेलेंट्स वगैरह चीज़ें होती हैं वो भी आप रेगुलर लगाएं। अब व्यूअर्स जो लोग कहते हैं कि यार ये तो बड़े महंगे होते हैं ख़रीदने, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन जैसे कि लेमन ग्रास ऑयल जो होता है, इसेंशियल ऑयल जो होता है, इसी तरह 2-3 और किस्म के सिट्रोनेला ऑयल होता है, ये अगर आप अपने बेड के चारों कोनों पे अगर एक एक कतरा भी लगा लें तो उससे मच्छर आपके करीब नहीं आते। लेकिन मच्छरदानियाँ हमारे मुल्क में आम मिलती हैं डॉक्टर साहब। जी, मच्छरदानियों का भी आपने बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे इसकी हम जो एरिया हमारे हॉटस्पॉट में आते हैं उनकी फ्यूमिगेशन भी करते हैं, इंसेक्टिसाइड की स्प्रेज भी करते हैं जो इवनिंग टाइम्स के अंदर। वो जो वाइट सी स्प्रे व्यूअर्स आप अक्सर देखते हैं कि गाड़ी घूम रही होती है शहर के ताकि अंदर, मच्छर को हम हर सूरत में तलब करें। जो इनके इसके अलावा जो स्टेगनेंट वाटर है उसके अंदर लार्विसाइडल स्प्रेज भी हम करते हैं ताकि मच्छर जो लार्वा जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट लेवल पे चल रही हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। सर अगर डेंगू हो जाए किसी इंसान को, खुदा न खास्ता, तो होता क्या है? लोग शायद अब इस बात पे आ गए कि यार थोड़ा सा बुखार ही होता है। नहीं, डेंगू बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है। अगर इसको हम सीरियसली नहीं लेंगे तो डेंगू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले पेशेंट जो है ना अपने आप को कहेगा मेरे सर में दर्द है, हाई ग्रेड यानी बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो गया है। बुखार के साथ उसको आंखों के पीछे बहुत सीवियर दर्द होगी और पूरी जिस्म के अंदर इतनी शदीद पेन होती है, कहता है मेरी हड्डियाँ टूट रही हैं। तो ये इसकी जो मेन अलामत हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। आप फौरी तौर पे अपने करीबी हॉस्पिटल से रब्ता करें जो, और सबसे पहले अगर आपको बुखार हो गया तो NS1 टेस्ट है इसका, जो कि गवर्नमेंट लेवल पे हर लेवल पे फ्री है, ये जाके कराएं। पहले 1 से 5 दिन के अंदर जो सबसे पहले जो टेस्ट पॉजिटिव आता है वो NS1 है। क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत से लोग जो गलत हरकत करते हैं ना, वो ये कहते हैं क्योंकि डेंगू, टाइफॉइड, मलेरिया, बुखार ही चढ़ता है, जिस्म ही टूटता है, तो लोग अपनी ना सांस मारते हैं और अजीबोगरीब दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं। तो ये भी बता दें कि गलत दवाइयाँ लेने से क्या होता है फिर? डेंगू के अंदर जो इम्पोर्टेंट है, हम इसको अलामात के हिसाब से इलाज करते हैं इसका। इसमें हम हर मेडिसिन, हर दवा जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जैसे एस्प्रिन है, डिस्प्रिन है, ब्रूफन है, जो तो बिल्कुल नहीं लेनी है आपने। ठीक है। और इसमें जो अगर आपको बुखार हो गया है, कोशिश करें पैरासीटामोल आप ले सकते हैं और कोशिश करें कि आप उस पेशेंट को डॉक्टर साहब के पास ले जाएं या करीबी जो भी हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ पे ले जाएं और वहाँ पे उसका इलाज करवाएं। क्योंकि डॉक्टर साहब देखें, नीम हकीम जो लोग बनते हैं, आप बताएं मुझे कितने केसेस आप लोगों के पास आते हैं बिगड़े हुए क्योंकि लोगों ने अपनी सांस। अब देखें, अगर एक वायरल बीमारी है, आप उस पर एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप अपने जिगर और अपने गुर्दों के ऊपर
बिला वजह प्रेशर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को किसी और बड़ी बीमारी में डाल सकते हैं, क्योंकि सिस्टम आपका कमज़ोर होता है। बिल्कुल आपने तो ठीक कहा। डॉक्टर के पास जाएं जो पढ़ लिख के अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा अपनी तालीम पे और अपने काम के ऊपर लगाते हैं, उनके पास जाके चेक करें। ये चैट जीपीटी, गूगल शूगल, प्लीज़ मेहरबानी से डॉक्टरी इस पे मत झाड़ें। आजकल जो मेन हमारे सीएम साहब है इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उन्होंने पंजाब लेवल पे डेंगू के जहाँ पे कैबिनेट कमेटी की हमारी मीटिंग्स होती है, इसमें हम जितने भी डेंगू के अंदर एक्टिविटीज़ पंजाब के अंदर हो रही है, कल परसों भी यही गुफ्तगू हो रही थी तो वो और बहुत अच्छा इसको मैनेज कर रही हैं पंजाब लेवल पे। हमारी एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तहसील लेवल पे है, और फिर टीम्स हैं जो सर्वे करती हैं डेली हर इलाके का जाके। सर लेकिन जैसे कि अगर किसी के घर के अराउंड लगता है आपको कि मच्छर बहुत है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो क्या राब्ता कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि सर बिल्कुल वो तशखीस कर दें कि किधर से मसला निकल रहा है? बिल्कुल ऐसा वो हो अपनी सकता जो है? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि हमारे घर में डेंगू मच्छर है, तो आप उस जहाँ इलाके की जो लोकल टीम्स हैं वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स हैं, वो आप उनसे रब्ता करें। अगर स्प्रे की ज़रूरत है वो स्प्रे करवाएं वहाँ पे। और अगर पानी असल में ये है कि हमारी अपनी ज़ाती जो एक्टिविटी है कि हम वहाँ पे अपने अंदर घर में पानी ना इकट्ठा होना दें, क्योंकि ताज़ा पानी जहाँ पे इकट्ठा होगा जो मच्छर को उसके अंदर अंडा देता है, वहाँ से फिर लार्वे बनते हैं और वो वहाँ से मच्छर बन के हमें काटता है। और ताज़े पानी की अगर बात करें व्यूअर्स, तो वो आपके एसी में से जो कतरे गिर रहे होते हैं, लोग क्या करते हैं कभी कभी नीचे बर्तन रख देते हैं कि उनकी ज़मीन ख़राब ना हो। अब वो बर्तन में पानी जमा होता रहता है, अक्सर लोग जो हैं उसको खाली करना भी भूल जाते हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि व्यूअर्स, जहाँ नॉर्मली आप दिन में एक दफ़ा उस पानी को खाली करते हैं, उसको बार बार खाली करें, और खाली करें मिट्टी के अंदर। जी ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी अब्जॉर्ब हो जाए, पानी इकट्ठा नहीं होना एक जगह से पानी उठा के दूसरी जगह उड़ेल देते हैं, फ़ायदा। जी ऐसे ही। और सर स्विमिंग पूल वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें गाइड कर दें, बल्कि हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से ये जाने कि बहुत से बच्चे जो हैं वो प्रोफेशनली स्विमिंग भी करते हैं, और वैसे भी गर्मियों में बच्चे स्विमिंग की तरफ उनका ज़्यादा रुझान होता है। तो जिन लोगों के घर में स्विमिंग पूल्स हैं या जो बच्चों को स्विमिंग पूल्स पे लेके जाते हैं, उससे रिलेटेड क्या इंस्ट्रक्शंस है गवर्नमेंट लेवल पे, वो भी हम जानेंगे। और क्या क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं ऑन द पंजाब गवर्नमेंट लेवल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी भी हम इंडिकेशन डॉक्टर साहब से लेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर खालिद महमूद हमारे साथ हैं, डायरेक्टर जनरल हेल्थ पंजाब। डॉक्टर साहब से हम डेंगू पे बात कर रहे थे, और गुफ्तगू के दौरान ही हमें ये बात हमारी टीम को पता चली, तो मैंने सोचा ये भी अनाउंस कर दूँ और उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कल से इंशाल्लाह 14 मई से हेल्थ वीक पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मनाया जाएगा ऑन अ प्रोविंशियल लेवल। उसके अलावा कुछ और कैंपेन्स भी आगे आ रही हैं जिनकी आपको इसलिए आगाही दे रहे हैं ऑन एयर, ताकि अगर आपके दरवाजे पे या आपके गेट पे कोई आता है तो मौके पे आप उनको रिफ्यूज़ ना कर दें कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो हम आपके साथ वो वाली भी ऑफिशियल डेट शेयर कर लेंगे जो आगे कैंपेन भी आ रही है। लेकिन पहले डेंगू के टॉपिक को हमने मुकम्मल करना है। डॉक्टर साहब प्लीज़ दो चीज़ों का जवाब चाहिए मुझे। एक ये कि स्विमिंग पूल और स्विमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ जगहों पर तो बच्चे वैसे ही पानी भर लिया और उसके अंदर खेल कूद लिया, लेकिन प्रॉपर स्विमिंग पूल्स होते हैं जिनमें क्लोरीन भी डली हुई होती है, तो ये गाइड करते हैं कि क्या स्विमिंग या पानी ये भी नहीं जमा होना चाहिए? जी आपका बहुत अहम ये पॉइंट है कि स्विमिंग जो बच्चे जो हैं आमतौर पे घरों में समर जो स्कूल या कहीं ना कहीं तो स्विमिंग, जी उसमें ये है कि एक तो वीकली आप उसका पानी चेंज करेंगी ताकि पानी ज़्यादा जमा ही ना हो, क्योंकि इसका जो लार्वा है इसको 3 to 14 डेज़ लगते हैं ग्रो करके एज ए अडल्ट मच्छर बनने के लिए। तो उससे अच्छा है कि हम वो पानी 7 डेज से ज़्यादा जमा ना होने दें। सर इवन क्लोरीन वाले पानी में होते हैं जी मच्छर बिल्कुल होगा, लार्वा अंडे तो दे देंगे मच्छर, लेकिन है फिर थोड़ा सा उसमें अगर हम फ्यूमिगेशन इवनिंग टाइम पे करता है कि मच्छर उस पर बैठे ही ना, ये भी बेस्ट है। दूसरा जो पानी चेंज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये पानी हम कंटिन्यूसली वीकली उसको चेंज करते रहें, और कोशिश ये करें कि जो पानी के नीचे जब उसको खाली करें तो उसको अच्छी तरह ज़मीन को अच्छी तरह साफ़ कर दें, ताकि उसके अंदर कोई ऐसी क्या करना चाहिए कोई चीज़ ना रहे या अंडा ना उसका में रह जाए मच्छर का, जो बाद में लार्वा पैदा हो जाए। बिल्कुल ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा एक गिला डॉक्टर साहब जो आता है लोगों का कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब बंदा जाता है अपना इलाज कराने के लिए, अब वहाँ पे जाके अगर बंदा डेंगू करा के वापस आ जाए, सवाल ये है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे
एसीज भी लगे होते हैं, सारा कुछ लगा होता है, तो पानी कहीं ना कहीं तो जमा होता है, आप जितना भी हो उसको मैनेज करने की कोशिश करें। तो ऐसी जो पब्लिक जगहें हैं वहाँ पे आप लोगों ने क्या अरेंजमेंट किया है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेवल पे हमारे वहाँ पे डेंगू काउंटर्स भी हैं, और हमारी तरफ से जो गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन जो हैं कि वीकली या ऑन क्वार्टरली बेसिस पे हम हर 15 दिन के बाद हर ऑफिस के अंदर इवनिंग टाइम पे अच्छी सी फ्यूमिगेशन करते हैं, स्प्रे करते हैं, ताकि बाद में जो भी मच्छर है वो उसको तलब किया जा सके। ठीक है। तो दूसरा जो जितने भी मरीज़ हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए ये है कि हमारे हर हॉस्पिटल में डेंगू काउंटर्स भी हैं, और डेंगू के स्पेशल हमने वार्ड्स भी बनाए हुए हैं। अगर कोई पेशेंट्स है हम वो गवर्नमेंट लेवल पे कंटेक्ट भी कर सकता है, और फौरी तौर पर वहाँ पे जाके अपने पेशेंट का इलाज भी करा सकता है फ्री ऑफ कास्ट। वंडरफुल। तो ये तो हो गई हमारी डेंगू की इन्फॉर्मेशन। सर ये हेल्थ वीक क्या है कल से जो शुरू हो रहा है 14 तारीख से? जी, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी सीएम साहबा की तरफ से ये तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तमाम ज़िले, उनमें सीईओज़ को जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर हेल्थ वीक मनाएं। उसके अंदर जितने भी बच्चों की वैक्सीनेशन है, माएँ हैं जो बाकी जितने भी पेशेंट्स हैं, बूढ़े हैं या जवान हैं, उनको जो भी मेडिसिन है फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी, तमाम टेस्ट फ्री ऑफ कास्ट होंगे, और जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड उनको कोई मसाइल हैं वो उनका। यानी कि अगर आपके बच्चों को, आपको लगता है कि जैसे मेरे बच्चे का बहुत पेट फूला हुआ है, पता नहीं समझ नहीं आ रही कि क्यों, तो जो भी आपके कंसर्न्स है, या आपका बच्चे को हर वक्त सर में दर्द रहती है, आपको समझ नहीं आ रही, तो हेल्थ वीक स्पेसिफिकली, वैसे तो आप कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में व्यूअर्स जाके अपना फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा सकते हैं। हमारा जो गवर्नमेंट का सेटअप है हेल्थ केयर का, पूरी दुनिया में ऐसा व्यूअर्स नहीं मिलता। सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप व्यूअर्स देखें तो डीजी साहब आपको खुद बताएंगे जितने हमारे यहाँ फ्री हिफाजती टीके लगाए जाते हैं, दुनिया में कहीं नहीं लगाए जाते। जितना ज़्यादा हेल्थ के ऊपर हम लोगों का फोकस होता है, किसी का भी नहीं होता। मसला ये कि हम क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे मेडिकल मसाइल डेवलप्ड नेशंस के बरक ज़्यादा हैं, इस वजह से हमें ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। और गवर्नमेंट तो अपने एंड पे एफर्ट्स कर रही है, लेकिन जब तक हम नहीं जाएंगे, अब ये लोग हेल्थ वीक बना रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, अगर कोई जाएगा ही नहीं चेकअप के लिए, तो घोड़े को आप पानी दिखा सकते हो, उसको पहुँचा सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं पानी पिला सकते। जी, गवर्नमेंट की तरफ से 14 से 16 मई जो है, इसमें हम हेल्थ वीक मनाने जा रहे हैं। आपको कोई भी कंसर्न है, कोई भी बीमारी है, या कोई भी आपको नॉर्मल हॉस्पिटल में बहुत रश होता है, यहाँ पे स्पेसिफिकली हमने ये लगाया ताकि हर बंदे की अप्रोच में हो। और हम जान के थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे किया है, क्योंकि फ्राइडे को बहुत से दफ्तरों में आजकल छुट्टी है, और अगर नहीं भी है तो सैटरडे का दिन फिर भी आपके पास है कि आप आके चेक करा लें। एक्सक्यूज किसी के पास अब नहीं है, क्योंकि डेट्स ही ऐसी रखी हैं। आपके लिए हेपेटाइटिस के जो भी टेस्ट हैं तकरीबन फ्री अवेलेबल हैं। अगर आपने कोई टेस्ट करवाना है, या सीबीसी, अगर किसी के बच्चों के हिफाजती टीके मिस हो गए हैं या जी, वहाँ पे वैक्सीनेशन काउंटर है, वो भी हो जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट है। और 13 बीमारियों के खिलाफ हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अपने बच्चे को वहाँ पे ले जाएं और वहाँ पे वैक्सीनेशन करवाएं। तमाम वालिदैन से ये रिक्वेस्ट है। और सर 18 तारीख से भी एक कैंपेन स्टार्ट हो जी, 18 से हमारा पोलियो डे कैंपेन है, 4 दिन की। आप लोग तो ब्रेक ही नहीं ले रहे। 14, 15, 16 को ये हो गया, एक 17 को संडे की छुट्टी, और मंडे से फिर आप लोग। जी, 18 से वाला जो वीक है उसमें हमारा पोलियो डे शुरू हो रहा है, और 4 दिन के लिए जो बच्चे हैं 0 से 5 ईयर्स तक, वो उनको अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर पे ले जाएं और वहाँ पे पोलियो की वैक्सीनेशन करवाएं। बल्कि उसमें हम विटामिन ए के कतरे भी उनको पिलाते हैं बच्चों को। सर एक और सवाल है कि क्या ये घर पे भी आके कतरे पिलाएंगे? ये वो वाली कैंपेन है? नहीं, इसमें डोर टू डोर भी हम जाते हैं, और अगर जो हमारे फिक्स साइट्स होती हैं, कुछ हमारी जो टीम्स हैं, फील्ड टीम्स हैं, वो फील्ड्स के अंदर जाके डोर टू डोर जाके उनको हम एक हेल्थ हाउस में या कोई एरिया जहाँ पे हम वैक्सीन को कोल्ड भी रख सकते हैं, वैक्सीन की सेफ्टी भी देखनी पड़ती है, कोल्ड चेन भी मेंटेन, वहाँ पे जाके पिला सकते हैं। डोर टू डोर भी है, और फिक्स साइट पे जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे भी ये कैंपेन होगी, वहाँ पे अपने बच्चे को ले जाएं और वैक्सीनेशन करवाएं। तो डॉक्टर साहब अगर दरवाजे तक आ रहे हैं आपके बच्चों को कतरे पिलाने के लिए, उस केस में भी कतरे ना पिलाना ज्यादती है? डॉक्टर साहब ऐसा भी हुआ है कि नूर को मैंने जाके जगह से कतरे पिलवाए, नहीं लगाया वो अंगूठे के ऊपर वोटेवर, फिर आए दरवाजे पे तो मैंने बेटी को फिर कतले पिला दिए, फिर नगवा लिया मार्क। एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि नूर का वो पता नहीं उतर गया या नहीं लगाया, या मौके पे ही बच्ची ने पता नहीं क्या किया, स्विमिंग करने चली गई, वो उतर गया। 2 दिन बाद टीम घर आ गई। जी, मैंने कहा जी उनको बच्ची को लग चुका है, उन्होंने कहा दिखाएं, वो नहीं था निशान लगा हुआ बच्ची का, मैंने कहा वो उतर गया।
कहती है मैडम हमें लगाना है, हमें पिलाना है। मैंने कहा आप पिला दें। जी, जी, ये बिल्कुल, अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है कि इन कतरों में कोई नुकसान नहीं कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं है, और जो कतरे आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत बार ज़रूरी बार है। पिलाने से कुछ नहीं होता। अपाहजपन से बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को मजदूरी से बचाएं, और वैक्सीनेशन तमाम 13 बीमारियों के खिलाफ जो वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से दी जा रही है, फ्री ऑफ कास्ट है, उस अपने बच्चे को करीबी सेंटर पे ले जाएं, करीबी हेल्थ फैसिलिटी पे ले जाएं और लगवाएं, ताकि आप बच्चों की सेहत को हम अच्छा कर सकें। टीची साहब ये भी मैं जानना चाहूँगी कि इसके अलावा अगर हम बात करें फ्यूचर प्लान्स की, जी जी, तो आप तो टिक के नहीं बैठते, आपको हर वक्त ये होता है ये भी अब जैसे ये है, फिर उसके बाद ये वाली कैंपेन है। फ्यूचर प्लान्स में सर आप अपने टेन्योर में और क्या करना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो सबसे जो इम्पोर्टेंट कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे क्लिनिक ऑन व्हील है, ये हर जो स्लम एरियाज़ हैं सिटीज़ के अंदर या तमाम डिस्ट्रिक्ट के पंजाब के अंदर, वहाँ पे वो डोर टू डोर जाके वो अपना कैंप लगाते हैं। वहाँ पे जो मैंने 13 बीमारियों की वैक्सीनेशन भी करते हैं, और तमाम जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो कॉमन डिजीज़, उनको ट्रीटमेंट भी करते हैं। हत्ता कि हमारी जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, जो प्रेगनेंट्स होती हैं, जो डिलीवरी के दौरान हैं, उनकी वहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी फ्री ऑफ कास्ट है। अमेजिंग। उन क्लिनिक ऑन व्हील्स पे। एंड बाय द वे मैमोग्राम्स भी हमारे पीटीवी पे आप लोगों ने वो भेजी व्हीकल, और हम सब ने जाके, मैंने भी, सब बच्चियों ने जाके अपने मैमोग्राम्स करवाए। इसके अलावा मैडम हमारे फील्ड हॉस्पिटल्स भी मतलब हैं। कितनी बड़ी बात है सर कि एक वक्त था जब मैमोग्राम की मशीन नहीं मिलती जी, थी। जी, ऐसे ही है। कि भाई कहाँ पे जाके कराएं, वेट होता था 2-2 4-4 दिन का, कि भाई 4 दिन के बाद आपकी अपॉइंटमेंट है। अब तो आप लोगों ने इतना आसान कर दिया गवर्नमेंट स्केल पे, प्राइवेट में जगह नहीं मिलती आपको, गवर्नमेंट पे आप हम लोग जाके इसके अलावा मैडम हमारे फील्ड हॉस्पिटल्स भी हैं। ये तो क्लिनिक ऑन व्हील्स स्लम्स है, वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद हैं। अगर कहीं वो ऐसा मरीज़ है जो आप दूर लेके नहीं जा सकते, या फैसिलिटी दूर है, तो फील्ड हॉस्पिटल्स में जाके वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी अवेलेबल है। वंडरफुल सर। फाइनली डेंगू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे व्यूअर्स को आप क्या पैगाम देंगे? जी, डेंगू के बारे में जो 3 या 4 ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हर हमारा जो कम्युनिटी का मेंबर है उसको फॉलो करना चाहिए। एक तो ये है कि अपने घर में कहीं भी पानी जमा ना होने दें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके घर में साफ़ पानी कहीं भी जमा नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे अपने जो बच्चे हैं उनको सुबह और शाम के औकात में कोशिश करें फुली कवर्ड बाहर निकालें। और तीसरे नंबर पे अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, सफाई का ख्याल रखें, और हर वीकली जो सबसे बेस्ट एडवाइस ये है कि एक हफ्ते का एक दिन जो है वो आप ड्राई डे मनाएं, कि घर के अंदर कहीं भी जो पानी का एक भी कतरा खड़ा है उसको आपने तलब करना है, ख़त्म करना है, ताकि डेंगू को मौका ही ना मिले कि हमारे घर के अंदर परवरिश पा सके। मतलब बच्चों के साथ आप एक्टिविटी बना लें कि चलो बच्चों, जिस तरह हाइड एंड सीक या छुपन छुपाई करते हैं बच्चों के साथ, हर बंदा ये कह रहा होता है बच्चों के साथ क्या करें, आप वो एक दिन बना लें जहाँ पे जो डिस्कवर करेगा पानी की कोई जगह उसको कोई छोटा सा तोहफा मिलेगा या वो विनर होगा। अगर किसी को बुखार हो जाए, आप फील कर रहे हैं कि बुखार हो रहा है, फौरी तौर पे करीबी हेल्थ फैसिलिटी पे ले जाएं और जाके उसको डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट करवाएं। और कोशिश करें अगर लेबॉर्ट्री करीब है तो अगर डॉक्टर साहब से आपने रब्ता नहीं हो सकता तो NS1 टेस्ट करवा लें, फ्री ऑफ कास्ट है गवर्नमेंट की हर फैसिलिटी पे। थैंक यू सो मच डॉक्टर खालिद, गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट डॉक्टर खालिद महमूद थे, डायरेक्टर जनरल हेल्थ पंजाब। डीजी साहब का कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने स्पेशली टाइम निकाला डेंगू पे बात करने के लिए। और हम लोगों ने भी, हम भी कोशिश करते हैं कि लास्ट वीक हमने हेपेटाइटिस की बात की, उससे पहले हमने टाइफाइड की बात की, जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं होते हुए या जिसकी बढ़ती हुई शरह। कल, परसों और तरसों 14, 15 एंड 16 को ये एक हेल्थ के डेज़ मनाए जा रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर लेवल पे पंजाब में सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। और आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपका क्वेश्चन मार्क है, आप कंसर्नड है, 13 बीमारियों के इम्यूनाइजेशन है, वो भी हो रहा है। उसके बाद 18 से पोलियो की कैंपेन शुरू हो रही है, और ये हम इसलिए आपके साथ शेयर करें कि 18 ऑनवर्ड्स अगर आपके दरवाजे पे, आपके गेट पे कोई पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आता है तो प्लीज़ अपने बच्चों को पिला दें, आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े, मुँहमारी में मत पड़े, ठीक है? ये आप सबसे रिक्वेस्ट है। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। टीची साहब का तहे दिल से शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू सर। आप हमारे बच्चों का ख्याल रखते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए हर स्टेज पे आसानियाँ पैदा करें, आमीन। और व्यूअर्स, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बॉक्सिंग चैम्पियंस तो हमारे साथ होंगे, लेकिन फीमेल बॉक्सिंग चैम्पियंस, उनसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। Welcome back from the break, viewers.
सेहत पे बात हो गई, अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की। और ये तो हम जानते ही हैं कि स्पोर्ट्स इन जनरल इंसान की सेहत के लिए बहुत ही एक बेहतरीन ऑप्शन है। और अगर प्रोफेशनली बात करें, अगर आप अपना नाम बना लेते हैं किसी भी प्रोफेशनल स्पोर्ट में, तो वही फिर आपका फुल टाइम करियर भी बन जाता है और उसी के थ्रू फिर आप बहुत से डिफरेंट एवेन्यूज़ की तरफ जा सकते हैं। एक वक्त था जब लोग कहते थे कि भाई अगर कोई इंसान किसी भी स्पोर्ट से वाबस्ता है तो जब उसका वो वाला काम ख़त्म हो गया तो उसका रोज़ी रोटी, उसका करियर ही ख़त्म हो गया ना, कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन आज की दुनिया में ये बिल्कुल भी एक फैक्ट नहीं है। बहुत से मामलात, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। आप कोचिंग की तरफ जा सकते हैं, आप टीचिंग की तरफ जा सकते हैं, even after being an athlete. So at the end umpire बन सकते हैं depending on the sport that you're involved in. So आज हमारे साथ पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद नासिर एजाज तुंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपको बुलाऊं क्यों, बुलाऊं क्या, क्योंकि अब लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद नासिर एजाज तुंग, तो मैं अपने भाई को क्या बुलाऊं? आप नासिर तुंग कह लें। अच्छा जी, नासिर भाई कह दूं? बिल्कुल ठीक है, हमारे प्यारे से नासिर भाई हमारे साथ है। मैं कहा ऐना ना लंबा नाम लेंगे तो सेगमेंट ही खत्म हो जाएगा सर। अच्छा, तो नासिर भाई हमारे साथ हैं जो प्रेसिडेंट हैं, और आज ये अपने साथ लेके आए हैं उन लड़कियों को जो इनकी बॉक्सिंग, पाकिस्तान की बॉक्सिंग फेडरेशन का हिस्सा हैं। देखिए, लड़के तो हमारे प्रोग्राम पे बड़ी दफ़ा बॉक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ चुके हैं, लेकिन लड़कियां जो काम कर रही हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, राइट सर? जी बिल्कुल। सो हमारे साथ हैं फ़ातिमा ज़हरा जो सरगोदा से हैं, और अगर हम बात करें नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियन की तो 8 दफ़ा ये नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान बन चुकी हैं, करेक्ट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देन हमारे साथ है आयशा मुमताज़। आयशा मुमताज़ भी सरगोदा से हैं और ये 4 टाइम नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियन हैं ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। देन इनके साथ है मलाइका जाहिद जो हैं कोयटा से, और ये भी 4 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट एट नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियंस रह चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा, अब इतनी जेंटल और धीमी आवाज़ है इनकी नासिर भाई कि लगता नहीं है कि ये बॉक्सिंग करती हैं। ये बिल्कुल ट्रू है, मगर अगर आप इनको रिंग में देखें तो ये बहुत ज़्यादा आपको जो है ना इम्प्रेस करेंगी अपनी परफॉर्मेंस से। और इन्होंने ना सिर्फ कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तान का परचम सरबुलंद किया है और पाकिस्तान के लिए मेडल जीत के आई हैं माशाल्लाह। बट इन तीनों की कहानी क्या है? क्योंकि देखिए सर, लड़का अगर बॉक्सिंग में आता है या किसी भी फिजिकल कॉम्बैट स्पोर्ट में या मार्शल आर्ट्स में आता है तो आपको पता है कि घर वाले थोड़ा सा होते हैं परेशान, बट चले मुंडा खैर है। लड़कियां जिनको आज भी घरों से निकलने की इजाज़त नहीं मिलती, ये बच्चियां कैसे इस तरफ आ गई, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ना ऑफ कोर्स उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान की बॉक्सिंग फेडरेशन को भी जाता है, क्योंकि अगर माँ बाप का कंफर्ट जोन होगा तो तभी वो भेजेंगे। तो सबसे पहले तो सर ये बताइए कि स्पेसिफिकली बॉक्सिंग की अगर हम बात करें, लड़के लड़कियाँ सब मिला के पाकिस्तान की बॉक्सिंग फेडरेशन अभी कहाँ पर खड़ी है? मैं बड़े फ़ख्र से ये बताना पसंद है कि पाकिस्तान की बॉक्सिंग हॉकी के अलावा, हॉकी, रेसलिंग और एथलेटिक के अलावा बॉक्सिंग वो स्पोर्ट्स है जिसने तमाम इंटरनेशनल इवेंट्स जिसमें ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप्स, रीजनल चैम्पियनशिप्स में इंटरनेशनल लेवल पे 284 मेडल जीते हैं माशाल्लाह। जिसमें ओलंपिक्स में हुसैन शाह, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के ना सिर्फ मर्द खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता बल्कि हम 2025 में ही हमारी जो है लौरा दजीजा, जिसका ओरिजिनल बेसिकली वो मुल्तान से हैं मगर सेटल्ड इंग्लैंड में है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद हमारी बच्चियां फातिमा ज़हरा है, आयशा मुमताज़ है, और ये जो है मारिया रिंद है, महरीन है, हमारी मलाइका जाहिद है, इन सब ने पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल इवेंट्स में जो है मेडल जीते हैं। और ये बात बहुत खुश आइंदा है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा बॉक्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, पाकिस्तान में बाकायदा फ़ीमेल बॉक्सिंग का आगाज़ 2018 में लाहौर में एक नेशनल चैम्पियनशिप में किया गया, जिसमें टोटल
3 वेट कैटेगरीज में हमने नुमाइशी मुकाबले रखे, उन इनकरेज करने के लिए कि हमारी बच्चियां इसमें आएँ। और आज मैं ये बात बड़े फ़ख्र से कहना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान में 400 से 500 बच्चियां बॉक्सिंग खेल रही हैं, माशाल्लाह। स्कूल, कॉलेजेस और क्लब्स लेवल पे। चलिए, जो 3 आप चैंपियंस हमारे पास लेके आए हैं, आज उनकी भी स्टोरीज जानते हैं। जी फातिमा ज़हरा, आपकी कहानी कहाँ से और कब शुरू होती है? शुरू कैसे, इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में भी अब बच्चियाँ आ रही हैं, बॉक्सिंग अभी भी पेरेंट्स आर लाइक हाय, कुछ टूट ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो ये स्टोरी, आपकी कहानी कैसे शुरू हुई? बेसिकली मैं बचपन से ही चाहती थी कि मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करूं, तो जब मेरा रुझान बॉक्सिंग की तरफ हुआ तो मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया जिसमें मैं हुआ कैसे रुझान? इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? स्टार्ट में मैंने जो बॉक्सिंग का स्टार्ट, वो 3 माह की छुट्टियां होती हैं स्कूल में, उसमें मैंने बस इंजॉयमेंट के लिए ये एक गेम मैंने कहा चलो बॉक्सिंग करते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया। कहाँ जाती थी, क्या करती थी? मैं सरगोदा का जो क्लब है हम उधर जाते थे। बेसिकली स्टार्ट में मैं जो ट्रेनिंग थी वो हम अपने घर में ही करते थे। नहीं तो घर वालों ने नहीं कहा, अम्मी ने कहा बेटा तबीयत ठीक है क्या, मार कुटाई में पड़ गई? नहीं नहीं, मेरे जो बाबा हैं वो खुद भी स्पोर्ट्समैन हैं, वो कराटे के ब्लैक बेल्ट हैं। ये देखा ना, ये थी ना बात, क्योंकि मेन चीज़ तो ये होती है ना कि अगर बाबा या मामा स्पोर्ट्स से वाबस्ता हो या कोई उनकी होस्ट टाइप की या ख्वाहिश रही हो, तो फिर तो डांट नहीं पिटती, वरना तो यही बनता है ना। बच्चे तो आजकल ज़्यादा तेज़ उधर भाग रहे हो तो माँ बाप कहते हैं रुक जाओ, गिर ना जाओ, चोट ना लग जाए। तो बॉक्सिंग में तो इट्स अ कॉम्बैट स्पोर्ट। जी, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे बाबा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और वो चाहते थे कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ, कोई भी गेम, कराटे, वो उनकी तो गेम कराटे थी, मगर उन्होंने मेरे पे ये प्रेशर नहीं डाला कि तुम भी कराटे ही करो। उन्होंने कहा जो स्पोर्ट तुम चाहती हो वो करो। तो मुझे बॉक्सिंग में मेरा रुझान ज़्यादा। कराटे में भी चोट लगने का जी, कम, क्योंकि बिल्कुल। वो बड़ी, बॉक्सिंग में तो कुछ भी हो सकता है। जी, बॉक्सिंग मेरे ख्याल में ज़्यादा डेंजरस है। कभी इंजरी हुई? जी हुई है, काफ़ी दफ़ा इंजरी हुई है। लास्ट टाइम मेरे आँख के नीचे कट आया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा, वो मेरी आंख बिल्कुल ख़राब हो गई थी। मगर गिव अप नहीं करना चाहिए, ये इतना ज़्यादा फेस पे ये ठीक हो जाता है, इसका इतना बड़ा मसला नहीं है। बस इंसान के अंदर क्रेज़ होना, बॉक्सिंग का जुनून हो, तो फिर कुछ भी नहीं। तो इस तरह आपका बॉक्सिंग, तो मतलब टीम का हिस्सा कैसे बन गई? टीम का अच्छा, फिर आपने वहाँ पे जाना शुरू कर दिया क्लब में, आपने वहाँ पे प्रैक्टिस की, फिर क्या हुआ? क्लब में जाना शुरू कर दिया तो फिर मैंने पंजाब लेवल पे परफॉर्म किया और मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रही और मैंने गोल्ड हासिल क्लब वालों ने सेलेक्ट किया जी, आपको? क्लब वालों ने। और उसके बाद फिर मुझे मौका मिल गया नेशनल लेवल पे खेलने का, और नेशनल लेवल पे भी मैंने गोल्ड मेडल हासिल करे। इसी तरह बॉक्सिंग फेडरेशन है, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन, इन्होंने मुझे इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का मौका दिया। क्या बात है भाई आपकी, माशाल्लाह। और मैंने काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, और उसके बाद अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दिया और मैंने वर्ल्ड इस्लामिक सॉलिडिटी गेम्स में पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके हिस्ट्री क्रिएट किया। वंडरफुल। आयशा मुमताज़, अस्सलाम वालेकुम। मेरी जर्नी का स्टार्ट बेसिकली 2021 में हुआ, जहाँ मैंने सरगोदा जैसे एक छोटे से शहर से अपनी जर्नी का आगाज़ किया। असल में मेरे बाबा भी स्पोर्ट्समैन थे, तो उन्होंने मुझे कहा जौन सी स्पोर्ट का दिल करता है तुम करो। तो वहाँ पर अच्छा बॉक्सिंग का क्लब था एक, वहाँ पे मैंने एक दिन जाके देखा, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग शुरू की। तो ट्रेनिंग के बाद मैंने क्लब लेवल पर, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब लेवल पर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखी। उसके बाद फिर मैंने नेशनल्स खेली, नेशनल में भी गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने मुझे मौका दिया अपने पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने का। तो मैंने 2 इंटरनेशनल इवेंट्स खेले और दोनों में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। माशाल्लाह बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो, वेल डन। सवाल ही नहीं पूछना पड़ा ना, पूरी मुकम्मल सी कहानी मेरी बेटी ने सुना दी हमें। अच्छा मलाइका, तुसी तो कोटा तो आए हो, और मैं पिछले ये अभी इस वीकेंड पे कोयटा में थी, वो मार्का हक की सेलिब्रेशंस के लिए मैं होस्टिंग करने के लिए गई हुई थी। तो कोयटा में तो बच्चियों को इतना इजीली घर से बाहर नहीं निकालते, बल्कि जिस तरह नॉर्मल हम घूम रहे होते हैं, थोड़ा सा ज़रा एहतियात, और स्पेशली अगर आप कोयटा से बाहर जाना शुरू करें बलूचिस्तान के दूसरे एरियाज़ में, तो थोड़ा सा जो है वो पर्दे वाला और वो वाले एलिमेंट्स होते हैं। कोयटा से हो लेकिन बॉक्सिंग की तरफ आ गई, इजाज़त भी मिल गई, और ये आपकी क्या स्टोरी है बेटा? मैं बचपन से ही बहुत एक्टिव थी। मेरे बाबा भी स्पोर्ट्स से बहुत लगाव रखते थे, तो वो मतलब मुझे डिफरेंट स्पोर्ट्स खिलाते रहते थे, जिसमें साइकिलिंग हो गई, फुटबॉल, क्रिकेट। तो बट जब मैं 9 साल की हुई तो मैंने बाबा बॉक्सिंग के मैच देख रहे थे, आमिर खान की फ़ाइट चल रही थी। तो मैंने जब वहाँ पर टीवी में मैंने आमिर खान की फ़ाइट देखी,
तो वहाँ से मेरा बॉक्सिंग की तरफ इंटरेस्ट हुआ। मैंने बाबा से ऐसे ही मतलब बातों बातों में कहा कि मैं भी बॉक्सिंग खेलना चाहती हूँ। तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसकी तरफ आएँ, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मतलब मैं बलूचिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल बॉक्सर हूँ। मैंने स्टार्ट बॉयज़ के क्लब से लिया था। क्योंकि बलूचिस्तान में जब लड़कियां बॉक्सिंग नहीं कर रही थी तो आप जब बॉयज़ के क्लब में जाती थी वहाँ पे इशू नहीं क्रिएट होता था? बिल्कुल बहुत इशू होता था। मतलब क्लब के जो मतलब मैं क्लब जिस तरह ख़वातीन इरिटेट हो जाती हैं जब मर्द अगर ऐसी एरिया में आ जाएं जहाँ पे हम लोग, जैसे अगर हमारा फीमेल जिम है और हम लोग उधर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर बंदा अंदर आ जाता है, चाहे सफाई का भी लड़का आ रहा हो, तो हम कहते हैं बेटे प्लीज़ आप बाहर जाएं, हम किसी वजह से फीमेल उसके अंदर है। तो अगर मेल जिम के अंदर फीमेल जाएगी तो उस पर भी उतनी ही बात पे इशू बनेगा। तो वो कैसे हैंडल किया आपने? मैं बहुत छोटी थी जब मैंने मतलब क्लब ज्वाइन किया था, मैं 9 साल की थी। तो वहाँ अच्छा, पर उस जो बॉयज़ स्टेज थे वो पे मुझे मतलब अपनी छोटी सिस्टर और बच्चियों की तरह ट्रीट करते थे। और वहाँ पे जो मेरे कोच थे सैयद मोहम्मद काकर, उन्होंने मुझे फर्स्ट यही देखते ही कहा था कि मतलब आपने बॉक्सिंग खेलना स्टार्ट किया, अब आपने छोड़नी नहीं है, इसको आगे लेके जाना है। और इसमें मेरे बाबा जो थे ना, वो मतलब मैं वहाँ पर अगर 2 घंटे ट्रेनिंग करती थी तो बाबा वहाँ पर मेरे साथ बाहर बैठे रहते थे। और स्टार्ट में ये होता था कि मतलब बाहर से जो गुजरने वाले लोग होते थे वो देखते थे और वो हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि लड़की को देखो और लड़कों के क्लब में आके बॉक्सिंग कर रही है और ये वो। फिर बाबा मुझे समझाते थे और मतलब मोटिवेट करते थे कि ये एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो अगर आपने आगे जाना है। बिल्कुल तो ठीक है। और स्टार्ट में ये था कि मेरी फैमिली में भी ना, मेरी मम्मा खुद ये कहती थी कि मतलब लड़की आप इस फील्ड में मतलब चोट लग सकती है और मुश्किल गेम है। लेकिन बाबा ये है कि बाबा मुझे सपोर्ट करते रहते थे और वो सब कुछ समझाते थे और फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मैं इसी तरह फर्स्ट टाइम मैंने कराची में मुझे इनवाइट किया था, वहाँ पर रेंजर्स वालों ने बॉक्सिंग का टूर्नामेंट करवाया था। तो वहाँ पर मैं गई और वहाँ पे मैंने बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट किया। मैं बलूचिस्तान से वाहिद लड़की थी जो वहाँ पर खेली और वहाँ पर गोल्ड हुई। और इसके साथ साथ मैं बेस्ट बॉक्सर भी हुई टूर्नामेंट की। फिर वहाँ उसके बाद मैंने नेशनल लेवल पे खेला। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने नेशनल बॉक्स मतलब नेशनल इवेंट में बॉक्सिंग का इवेंट रखा, लड़कियों को खेलने का मौका दिया, वहाँ पर मैंने खेला। और फिर इसके बाद खेलते मैंने 5 टाइम नेशनल चैम्पियनशिप जीती और उसके बाद फिर मुझे इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला और जिसमें मैंने आपकी इंटरनेशनल लेवल जर्नी जो है वो चलिए, क्या बात है। अच्छा, मुझे सबसे प्यारी बात नासिर भाई ये लग रही है कि बच्चियाँ कॉन्फिडेंट कितनी हैं और अपनी बात बता सकती हैं। एक चीज़ जिसमें फेडरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है वो होता है अपने प्लेयर्स को ग्रूम करना कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर पाएँ। क्योंकि अगर उनको जीतने के लिए तैयार किया जा रहा है तो जीतने के बाद 2 अल्फाज भी तो बोलने होते हैं ना, कैमरा के सामने, लोगों के सामने। तो सर इसका भी क्रेडिट आपको और आपकी पूरी फेडरेशन को जाता है कि आपने बच्चों को इस तरह ग्रूम किया। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बच्चियों का कितना स्कोप और फ्यूचर है बॉक्सिंग में, हमें नासिर भाई खुद बताएंगे, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन। और किचन में सब कुछ तैयार है, जल्दी से किचन में नज़र डाल के ब्रेक की तरफ दौड़ते हैं। जी शेफ नूर। किचन में हमारी सब्ज़ी भी रेडी है और हमारी दही फुल्कियाँ भी रेडी हैं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच शेफ नूर। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक में जब वापस आएंगे तो सर से जानेंगे कि स्कोप कितना है लड़कियों के लिए और अगर कोई पाकिस्तान की बॉक्सिंग फेडरेशन का हिस्सा बनना चाहता है तो उसके लिए क्राइटेरियाज़ क्या हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है टू गेट टू दैट। एंड ऑफ कोर्स इन बच्चियों का मैसेज फॉर अदर विमेन, अदर यंग गर्ल्स जो इनको देख रही हैं, वो भी लेना ज़रूर है। हम अभी जाएंगे ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की, स्पेसिफिकली बच्चियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद नासिर एजाज तुंग हमारे साथ हैं। नासिर भाई ये बताइए, बीइंग द प्रेसिडेंट, कि बच्चियों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं बॉक्सिंग के अंदर आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आपने शायद लाहौर कॉलेज में एक उनको बॉक्सिंग रिंग गिफ्ट किया है फ्रॉम द फेडरेशन। जी जी, मेरे घर भी एक गिफ्ट भेजने हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये जो है फीमेल्स को स्पेशली बच्चियों के लिए और पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन का पहले दिन से स्टार्टिंग जो अब हमने 2018 में पहली बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, वुमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप कराई पाकिस्तान में, उस वक्त से था कि हमारी बच्चियों में स्कोप बहुत है और टैलेंट भी बहुत है, मगर उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने बहुत इस पे सोच विचार के बाद बहुत सारी चैलेंज को मद्देनज़र रखते हुए भी बच्चियों के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया ताकि हमारी बच्चियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो
ना सिर्फ के पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर भी, और उनके लिए ट्रेनिंग के मौके भी हों, सेफ़ इन्वायरमेंट हों, उनके घर वालों को भी इस बात का यकीन हो कि अगर बच्चियां हमारी जा रही हैं तो वो सेफ़ हैंड में हैं। अच्छा, अब नासिर भाई चलें, बच्ची ने माशाल्लाह नाम भी बना लिया, और ज़ाहिर ही जब आप नाम बनाते हो आप पैसे भी कमाते हो, लेकिन अब टाइम आ गया बॉक्सिंग से रिटायर करने का, फिर क्या करेंगे बच्चे? बिल्कुल, बॉक्सिंग का जर्नी फातिमा ने ऐसे करिए करके ना अपने मुंह को कि ये क्या, बट बेटे कल का आज सोचोगे तो कल आपका सिक्योर होगा ना। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ना सिर्फ बच्चों के सिर्फ यह है कि रिंग तक महदूद रखती है, बल्कि हमारा हर बच्चे के साथ साथ हम काउंसलिंग में ये भी देंगे कि आपने किसी सूरत अपनी एजुकेशन गिव अप नहीं करनी, आपने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना है। और जो ही बच्चों का हमारे का एक कैरियर, स्पोर्ट्स कैरियर ख़त्म हो रहा होगा कि तो आप लोग विद इन द 5 से 10 फेडरेशन अपॉर्चुनिटीज देंगे कि हम विद इन द फेडरेशन हमारा यह है कि हम उन बच्चों को इंटरनेशनली कोर्सेज करवाएं, कोचिंग के, टेक्निकल ऑफिशियल्स के, और जो बच्चे उनको अच्छा परफॉर्म करते हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी एम्प्लॉय हो सकते हैं एज ए कोच, और बाहर भी, और फिर उनको बहुत सारे मौके मिल जाएंगे इंटरनेशनली। और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन IOC से जो बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम आते हैं जिसमें मास्टर डिग्री प्रोग्राम है स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के, वो हम अपने बच्चों को रिकमेंड, जो एजुकेटेड बच्चे हैं उनको रिकमेंड करते हैं, जो फुली स्पॉन्सर्ड होते हैं IOC से सिलेक्टेड प्लेयर्स। और उसके लिए मैक्सिमम क्राइटेरिया यही होता है कि बच्चा अच्छा स्पोर्ट्समैन हो, जिस तरह फातिमा ज़हरा है या आयशा मुमताज़ हैं, कल को ये कोरिया में कोर्सेज़ के लिए जा सकते हैं, अमेरिकन मास्टर कोचेज़ प्रोग्राम के लिए अमेरिका जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, हंगरी, और ये एक इनके लिए फील्ड अवेलेबल है। मगर उसके लिए है कि इन्हें फोकस रहे कि अपना मेहनत जारी रखनी है और सही टाइम पे अपने आप को ग्रूम भी करना है। बिल्कुल सही। और उसकी ग्रूमिंग की जिम्मेदारी ऑफ कोर्स एक घर के लेवल पे भी होती है, अगर तालीम अपनी कंटिन्यू रखते हैं तो वो स्कूल पे भी हो रही होती है, एंड देन आपको ऐसी कॉन्फिडेंट बच्चियाँ मिलती हैं जो फिर बॉक्सिंग फेडरेशन का हिस्सा होते हुए भी ग्रूम हो रही होती हैं। तो वो ग्रूमिंग 3 स्टेप्स में होती है, इसीलिए बच्चियाँ माशाल्लाह इतने कॉन्फिडेंस से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। बच्चों, आप तीनों से पैगाम लेना चाहूँगी उन लोगों को जो आपको अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, शॉर्ट मैसेज। जी बेटा। मेरा पैगाम सारी ख़वातीन के लिए और लड़कियों के लिए यही है कि आप जो है स्पोर्ट्स को ज्वाइन करें। बॉक्सिंग और बाकी जो स्पोर्ट्स हैं ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और बॉक्सिंग जैसी गेम बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें हमें मौका मिलता है अपने मुल्क का नाम रोशन करने का, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो प्लीज़ ग्राउंड्स में आएँ, हमारी तरह ट्रेनिंग करें, और आज मेरी तरह और बाकी जो मेरे साथ मेरी प्लेयर्स हैं, तीनों सहेलियां बाय द वे, इनकी तरह मुल्क का नाम रोशन करें, ताकि जिस तरह बाहर की कंट्रीज़ की लड़कियां हैं ग्रूम कर रही हैं, इस तरह हमारे मुल्क का भी नाम रोशन हो और हम टॉप पर जाएं इंशाल्लाह। आयशा, आप क्या कहोगी बेटी? मेरा जो मैसेज ये है कि गर्ल्स के लिए कि अपने सेल्फ़ डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करें। जैसे जिनके फादर नहीं होते या ब्रदर नहीं होते, उनको जो है ख़वातीन को बाहर जाने में मुश्किल होती है, तो उनके लिए ये है कि मार्शल आर्ट्स, MMA या बॉक्सिंग जैसी गेम में आएँ, ताकि वो अपने आप को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग कर सकें और अपना दिफा भी कर सकें और अपना दिफा कर सकें। देखिए, अल्टीमेटली हम कहते हैं कि बच्चियों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अगर बच्चियाँ अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख लेंगी तो किसी मर्द की ज़रूरत नहीं होगी कि वो उनको प्रोटेक्ट करे। राइट? बिल्कुल ठीक। जी बेटे। मलाइका। मैं जो मुझे देखने वाली यंग जनरेशन है, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आपका जो भी गोल है या जो आपका एम है, आप उसको माइंड में रखें, और आप ये नहीं सोचेंगे कौन क्या कहता है। आप उसको अचीव करने के लिए आपने मेहनत करनी है और आपने करके दिखाना है कि आप ये कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। शेफ नूर, आप भी बच्चियों को कुछ विश करना चाह रही थी ब्रेक से पहले, तो मैंने कहा कि मैं अब सबको मुबारकबाद दूंगी कि इन्होंने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है, और आप सबको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैं भी एक बच्ची की माँ हूँ और आपको देख के मैं भी इंस्पायर हुई हूँ कि मेरी बेटी भी जाए और अपने मुल्क का नाम रोशन करे, और मैं सबको आपको मेनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच शेफ नूर, थैंक यू, ब्यूटीफुल वर्ड्स। अब देखें ना, अब कहने का ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि फेस टू फेस आराम से आप कह पाई। और बात ये है कि व्यूअर्स, हमारा पॉइंट यही होता है। देखिए, शेफ नूर ने ब्रेक में भी मुझे ये कहा कि मैं उनको विश करना चाहती हूँ बिकॉज मैं भी एक बच्ची की माँ हूँ। देखिए, पाकिस्तान की हर बच्ची की माँ या बेटे की माँ भी आपको दुआ देगी। देखो, हम अगर अपने आप को डिफेंड करना और किसी रीज़न के लिए सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेल्फ डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाए, तो व्यूअर्स
कसम से इट्स अ ब्रिलियंट ऑप्शन। ये नई मार्शल आर्ट्स किसी किस्म की सेल्फ डिफेंस की इंसान में होनी चाहिए नॉलेज। सर एंड में किस तरह से पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन का हिस्सा बना जा सकता है, आप लोग क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, और हम जैसे लोग अगर हिस्सा बनना चाहें तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमारे व्यूअर्स को पैगाम के तौर पे गाइड करते हैं, क्योंकि आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं सर, व्यूअर्स को भी पता चले। मैं सब कुछ से ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ग्रास रूट लेवल से एफर्ट्स कर रही है कि जो पाकिस्तान में छुपा टैलेंट है दूर दराज लाके उसको सामने लाया जाए, उसके लिए मौके फ्राहम किए जाएं, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के लिए मौके फ्राहम करें, और उसके लिए पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने पाकिस्तान आर्मी की मदद से अभी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की है। अक्टूबर 2025 से लेके जो 5 अप्रैल 2026 को कंप्लीट हुई, क्लब लेवल से हमने टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया और नेशनल लेवल पे जाके जिसमें तमाम बच्चों को मेडल्स भी दिए गए, उनको जो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई। और मैं ये बात बड़े फ़ख्र से बताऊंगा, सर हौसला अफजाई की तो सबसे बड़ी बात है। 2670 मेडल पाकिस्तान में हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं क्लब लेवल से लेकर नेशनल चैम्पियनशिप, और इससे अंदाज़ा लगा ले कि, और ये बहुत खुश आइंद बात है कि इस तरह हमें आज यकीन है कि पाकिस्तान में बॉक्सिंग से वाबस्ता बच्चे और बच्चियों की तादाद 5000 से ज़्यादा है, जो एक बहुत खुश आइंद नंबर है। और इसमें 84 बच्चे और बच्चियाँ हमने सेलेक्ट किए हैं टैलेंट, जिनको इस वक्त 4 रीजन में हम ट्रेनिंग दे रही है पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन अंडर डिफरेंट कोचेज़, और उनमें से सिलेक्टेड बच्चों को हम इंटरनेशनली मुकाबलों में नुमाइंदगी का मौका भी देंगे। और ये बच्चियां जो है ये उनमें से एक हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इंटरनेशनली नुमाइंदगी कर रही हैं। सो ये नहीं है व्यूअर्स के ये कहा जा रहा है कि हम करेंगे, जो बच्चियां ऑलरेडी कर रही हैं वो हैं, जिनको आगे जाना है वो भी इन ट्रेनिंग है। और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, आपके घर में कोई बेटा बेटी कोई भी इस तरफ आना चाहता है, तो राब्ता करें विद द पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जा रही हैं और फिर प्रॉपर गाइडेंस भी दी जाती है अगर आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाए। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। बच्चियों आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको करोड़ कामयाबियों से नवाजे, आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आपको सेफ़ और प्रोटेक्टेड रखे, आमीन। व्यूअर्स, यहाँ पे शेफ़ नूर और मैं आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।